नमस्कार। जब बात भारतीय जिम्नास्ट में एक नए आयाम स्थापित करने की हो, तो एक ही नाम भारत में सबके ज़हन में आता है, वो है दीपा कर्माकर जी और आज वो हमारे साथ जुड़ी हैं और इनकी असाधारण प्रतिभा का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह एक प्रोडूनोवा वॉल्ट को सफलतापूर्वक करने वाली दुनिया की बहुत ही कम गिनी-चुनी जिम्नास्टों में से एक है। तो स्त्री इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन के आज के शक्ति संवाद में दीपा कर्माकर जी, हम आपका बहुत-बहुत अभिनंदन करते हैं। थैंक यू। हाय, नमस्कार। सबसे पहले मेरा एक सिंपल सा सवाल रहता है, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको देखकर मैं और ठीक हो गई हूँ क्योंकि आप डेफ़िनेटली एनर्जी का एक सोर्स हैं और जैसे कि ये नवदुर्गे का पर्व है, इसमें कहीं न कहीं से सबको एनर्जी मिलती रहनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज का दिन जो है आपसे बात कर और डेफ़िनेटली और एनर्जी ली जाएगी और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए क्या कर रही हैं आजकल आप आफ्टर रिटायरमेंट? सबसे पहले मेरा क्वेश्चन। आफ्टर रिटायरमेंट मैं अभी छोटे-छोटे बच्चे को करा रही हूँ मेरी स्टेट पे, त्रिपुरा पे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो जिम्नास्टिक्स में इंटरेस्टेड है, तो मैं इनको कोचिंग पे आई हूँ, कोचिंग दे रही हूँ, सुबह-शाम 2 टाइम। वाओ! पहले एथलीट और जिम्नास्ट एथलीट और अब एज़ अ कोच कैसा लग रहा है? और कोचिंग हाउ हाउ यू फाइंड कोचिंग इज़ डिफरेंट और किसी से ट्रेन होना इज़ डिफरेंट? दोनों अलग चीज़ है बिकॉज़ स्टूडेंट ऐसा एक टाइम था कि मुझे करना है और जैसे कराने वाला जो सर था मेरा सर गुरु नंदी सर, तो वो मुझे कराते थे बट अभी का पार्ट है मुझे कराना है बट इनको भी इतना ही इंटरेस्ट करना है, मैं उनको बूस्ट अप करने की कोशिश करती हूँ, कैसे तुम्हें करना है क्योंकि जिम्नास्टिक्स ऐसा यूनिक गेम है, हमारे देश में इतना पॉपुलर नहीं है बट अगर आप एक मेडल लाओ तो बहुत अपने आप को साथ पूरे स्टेट कंट्री को प्राउड फील करा सकते हो। तो वो मैं उदाहरण देती हूँ इनको और कराना ज़्यादा टफ है करने से ज़्यादा। हाँ, अभी क्योंकि हमारा स्त्री इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन महिलाओं को डेडिकेटेड है, जो महिलाएँ स्पोर्ट्स में हैं। कितनी लड़कियाँ हैं अभी जिनको आप ट्रेन कर रही हैं एज़ अ मेरे पास अभी 20 बच्चे हैं जिनको मैं और मेरे सब छोटे-छोटे बच्चे 5.5 से 6 साल वाले और 2-3 हैं अंडर 12 तो इससे ये बड़े वाले नहीं है, तो सच में अच्छा लगता है जब मैं इनके साथ बहुत मैं थक जाती हूँ कहीं फंक्शन से, कहीं गेस्ट वहाँ से आने के बाद, थोड़ा-सा ऑफ़िस के बाद बट जब मैं इनके साथ कोचिंग में घुस जाती हूँ, तब मुझे लगता है नहीं, सब कुछ अलग और ये वाला पार्ट अलग। तो मैं एक फ्रेश हो जाती हूँ, मुझे एक एनर्जी मिलता है कि नहीं, मुझे इनको सिखाना है, मुझे इनको कराना है। मेरे भी बच्चे अच्छा करेंगे, मेरे भी बच्चे अच्छा अ इंडिया पे अच्छा एक मेडल लाने की सोच है इनका, एक अच्छा पोडियम मुझे इनको देने की कोशिश जो एक भूख है ना वो बहुत है। मैं चाहती हूँ कि हमारी भी स्टेट से और भी बच्चे आए जिन्होंने कुछ नया रिकॉर्ड बना पाए। तो क्या ये त्रिपुरा के ही बच्चे हैं या अदर स्टेट से भी आपके पास हैं बच्चे? नहीं, मेरे पास सारे त्रिपुरा से ही है अगरतला। अच्छा, और तो क्या लक्ष्य लेके चल रही हैं आप अगले 5 साल का? अगले 5 साल का मेरा तो टारगेट है, पहले यूथ ओलंपिक्स गेम्स का जो है वो, फिर एशियन की कि वो लोग बच्चे अ कम से कम फाइनल पहुँचे, फिर मेडल की हो। पहला तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले मैं डायरेक्ट एकदम मेडल की नहीं सोच सकती हूँ। हाँ, सबसे ज़्यादा बड़ा टारगेट है मेरा आने वाले टाइम 32 और 36 ओलंपिक्स का। वाह! वाह! हर कोई अभी ना 32 की तो आप ही हैं जिन्होंने बात करी है, 2036 की हर कोई बात कर रहा है कि 2036 ओलंपिक्स में भारत को ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेके आने आने हैं। तो क्या ख़ास लगता है आपको 2036 में ऐसा? देखिए ऑब्वियसली हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी की सपना है हमारी कंट्री में ओलंपिक्स करना।
अगर हम ओलंपिक्स करेंगे और रैंकिंग में ऊपर रहेंगे, सबसे खुशी होंगे हमारे पूरे देशवासी जो अपने ग्राउंड पे वो पोडियम में जीतेंगे। तो जब मतलब पोडियम में एक उठते, पूरे देश इसके साथ सेलिब्रेट करते। तो 36 का वही है कि एक ओलंपिक जैसा इतना बड़ा योगा, हम जिसको बोलते हैं योगा, वो अच्छे से मतलब अपना स्पोर्ट्स पर्सन अपना 100% दे और कंट्री की जो हमारी मेडल टली है वो ऊपर उठे। वाओ! सो जैसे कि हम सबको पता है कि आप प्रोडूनोवा वॉल्ट जो है, जिसको डेथ ऑफ वॉल्ट भी कहते हैं, उसको उसकी आप जिम्नास्ट हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप उसको परफॉर्म करती हैं। तो आर यू ट्रेनिंग ऑफ एनी किड इन दिस पर्टिकुलर विधा? नहीं, मैं अभी तक किसी को ये वॉल्ट नहीं करा रही हूँ। बट हाँ, मेरा अभी मतलब बच्चे हैं बहुत सारे, ये मेरे बिगिनर्स है सारे वो। मैं प्रोदोनोवा वॉल्ट मुझे बोलते हैं, डेथ ऑफ वॉल्ट सारे वो अ, मीडिया से नाम आया डेथ ऑफ वॉल्ट, बट मैं बोलूँगी वो वैसे वॉल्ट डेथ ऑफ नहीं है। अगर हम हर एक चीज़ अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ऑब्वियसली उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। जो शायद मैं थोड़ा अच्छे से तैयारी की थी, सर ने कराया था आज, वो रिज़ल्ट है। प्रोदोनोवा वॉल सक्सेसफुली 5 वुमेन में से इन पूरे वर्ल्ड में 3rd वुमन मैं हूँ जिनको लैंड किया। तो सच में अभी तक मैंने किसी के अंदर प्रोदोनोवा करने का वो जो एक होता है वो मैंने देखा नहीं। शायद मैं आने वाले टाइम आगे देख पाऊँ इनको। मेरा तो कोशिश यही है कि मैं अ, बच्चे को जितने भी सब जूनियर से इनको थोड़ा अच्छे से बिल्डअप करूँ, उनको बूस्ट अप करूँ कि नहीं वो लोग भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके कारण हमारे पूरे कंट्री प्राउड फील करे। हुँ। तो अभी जैसे कि आप कोचिंग कराते हो, तो उसके अलावा क्या व्यस्तताएँ रहती हैं आपकी इन जनरल? देखिए मैं ऑफिस हूँ, मैं डेप्यूटी डायरेक्टर हूँ गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा की, थोड़ा कभी-कभी ऑफिस भी जाना पड़ता है और तो 2 टाइम कोचिंग करती हूँ, बस इतना ही है। अच्छा। सो कुछ मतलब ऐसा कभी होता है कि अब क्योंकि आपने संन्यास ले लिया है, गवर्नमेंट जॉब में हैं, फिर आप बहुत सारे बच्चों को ट्रेन भी कर रही हैं, तो कोई ऐसा खास दिन है आपके जिम्नास्टिक के दिन का जो सबसे ज़्यादा आपको याद आता है कि कभी जो अक्सर ज़हन में आपके रहता हो? सच में वो आता है जब अ, मैं जब कराती हूँ बच्चे को और जब मेरी बात वो समझ नहीं पाते, मैं समझा नहीं पाती हूँ, तो मुझे लगता है फिर कभी-कभी इन वो उनका करने का मन नहीं होता, तब मुझे लगता है नहीं यार मैं क्यों आई, मैं खुद ही कर लेती, खुद क्यों छोड़ा इतना जल्दी और थोड़ा कर लेती, वही अच्छा होता। फिर मैं सोचा नहीं दीपा हर एक चीज़ की शुरुआत होती है तो एंड भी होते हैं, वो भी करेंगे ये बच्चे अभी इनका बस शुरुआत है। अच्छा। तो ऐसे क्योंकि आप जैसे त्रिपुरा में जब आप एज़ अ खिलाड़ी जब आपकी शुरुआत के दिन कैसे थे? मतलब इफ अगर हम पास्ट में जाएँ, वो दिन कैसे थे? कोई ऐसा दिन जो आपको याद आता हो? कैसे थे वो? दे देखिए सच में उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा टफ था, अब तो हमारे पास बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया। हमारे सपोर्टिंग सिस्टम भी बहुत थोड़ा बड़े, पहले तो कुछ भी नहीं था। एक ट्यूबलाइट था, एक मतलब पुराना इक्विपमेंट जो इंडियन नोनी वाला इक्विपमेंट वो था। एक छोटा-सा हॉल था बट अब हमारे पास जिम्नोवा के इक्विपमेंट हर एक चीज़ नॉट ओनली मैं जिम्नास्टिक की बात कर रही हूँ, त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है लास्ट 6-7 सालों से। मतलब पहले हमारे पास कुछ एक स्टेडियम भी अच्छा खासा नहीं था बट अभी हमारे पास स्टेडियम अच्छा है और मैं चाहती हूँ कि इसको सारे एथलीट थोड़ा-सा काम करें इसमें भी क्योंकि जब नहीं थे तब अगर हम आगे आ पाए तो अब जब है हमारे जैसे और 2-3 एथलीट आगे आना चाहिए, रिप्रेज़ेंट करना चाहिए और कंट्री को बहुत प्राउड फ़ील कराना चाहिए। तो आपने सुना होगा पहले जिम्नास्टिक्स में इतना ज़्यादा नहीं थे पार्टिसिपेट बट आफ्टर रियो ओलंपिक्स बहुत सारे बच्चे आ रहे। सेम मेरे स्टेट और सेम मेरे कंट्री में बहुत सारे प्राइवेट सेंटर खुले, जिसके कारण कॉम्पिटिशन लेवल अप हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इनका देख के कि बच्चों लोगों की कि कम से कम ये लोग कोशिश करें कुछ करने की और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से अ, हेल्प भी होते है परफॉर्मेंस आप करने की बट अभी थोड़ा करने की जुनून चाहिए और मुझे लगता है डेफिनिटली हमारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और आने वाले टाइम स्पोर्ट्स की एरा बहुत अच्छा है। तो क्या सही एज होती है जिम्नास्टिक में अपने बच्चों को डालने की अगर हमारे व्यूअर जानना चाहें? साढ़े 4 से 5 साल तो वो बेस्ट सेम एज है अपने बच्चे को उसमें डालने का? हाँ, बेस्ट।
अच्छा। और आपको क्या लगता है लगभग एक फीमेल बॉडी, बिकॉज श्री इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन अगेन, क्योंकि हम लोग फीमेल को डेडिकेटेड हैं और हमारा शक्ति संवाद भी पूरा महिलाओं के लिए ही है, तो कब तक जैसे 4, 4.5 या 6 साल का एक बच्ची को हम जिम्नास्टिक में डाल रहे हैं, तो कब तक उसकी बॉडी में वो स्ट्रेंथ रहता है टू प्ले वेल, या कितने साल का एक लगभग आप अगर इंटरनेशनली और नेशनली देखें तो एक बच्चा खेल सकता है, एक बच्ची खेल सकती है? पहली बार जिम्नास्टिक्स इज मदर ऑफ स्पोर्ट्स, जिम्नास्टिक्स अगर करेगा तो वो आगे कोई भी गेम कर सकते हैं। तब हम्म। उसमें स्ट्रेंथनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, रनिंग, जंपिंग सब होते हैं। तो मुझे लगता है जिम्नास्टिक्स हर एक स्कूल में करना चाहिए कंपल्सरी। बच्चे फिट भी रहेंगे, अगर फिट रहेगा तभी आगे बढ़ेगा। और साथ में मैं बोलती हूँ कि अगर आप जैसे बोले कौन से एज तक उनको रिजल्ट मिल सकते हैं, हाँ, कम से कम 8-9 साल तो लगते हैं, 10 साल, एक अच्छा पोडियम पे पहुँचने के लिए, क्योंकि इतना जल्दी जिम्नास्टिक्स में रिजल्ट नहीं आते। 6-7 साल के बाद धीरे-धीरे नेशनल, इंटरनेशनल, फिर इंटरनेशनल पोडियम तक मेडल आना शुरू होते हैं। हम्म। अच्छा, एक चीज बताइए कि जैसे हम बहुत सारे गेम्स चुनते हैं, ज्यादातर लोग मतलब शहरों में मैंने देखा है जिम्नास्ट को, अब जैसे योगासना एक स्पोर्ट हो गया है, तो उस स्पोर्ट को ज्यादा लोग चुन रहे हैं, जिम्नास्ट को कम, क्यों, ऐसा क्यों है, मतलब इसका क्या रीजन है? देखिए योगासना थोड़ा-सा अलग वाला है, क्योंकि वो सब करना चाहते हैं, उसके मेंटली फ्रेश, और वो करते तो एक बॉडी माइंड सब अच्छा रहते, पीस रहते। और जिम्नास्टिक्स ऐसा हुआ है कि अ, वो सिर्फ बच्चे ही कर सकते, बड़े नहीं। योगासना सब कर सकते हैं। कि हम्म। इसमें एज कैटेगरी नहीं होती, शायद इसीलिए आपको दिख रहा हाँ। है। हम्म। बट हाँ, नहीं, हर एक जगह बहुत बच्चे-बच्चे करते हैं। क्योंकि एक एज के बाद जिम्नास्टिक्स गेम नहीं हो सकते हमारा, अंडर 12 इयर्स, अंडर 14 इयर्स कॉम्पिटिशन ही होते। तो इसलिए शायद योगासना में बहुत है, क्योंकि इसमें एज कैटेगरी नहीं, बहुत छोटे, बड़े, मतलब हर एक एज के वो कर सकते हैं। तो हम्म। यही शायद डिफरेंस है। अच्छा। और कहाँ आप जिम्नास्ट भारत को कहाँ देखते हैं जिम्नास्ट में? देखिए, अभी अच्छा है, लास्ट भी एशियन चैंपियनशिप में हमारा मेडल आया, वर्ल्ड कप में मेडल आया गर्ल्स की। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स सब है। बट हाँ, ऑब्वियसली हम चाहते हैं हमारी लड़कियाँ और मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, कि नया कुछ और इतिहास तैयार करें ये लोग। हम्म। आप एक बात बताइए, जैसे जैसे इतना लंबा टाइम हो गया आपको अब खेले हुए, 2016 में लास्ट आपने ओलंपिक खेला था, तो कुछ ऐसी यादें हैं जो आपको लगता है जब भी ओलंपिक आने वाला होता होगा तो आपको अपना टाइम याद आता होगा, या आप कौन सा ऐसा स्पोर्ट है अपार्ट फ्रॉम जिम्नास्टिक जो आप फॉलो करती हैं, या जिम्नास्टिक को ही आप फॉलो करती हैं? नहीं, मैं ओलंपिक्स में हर एक गेम गेम को फ़ॉलो करती हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है। वैसे नहीं कि जिम्नास्टिक तो ऑब्वियसली वो तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, बट इसके अलावा मैं बैडमिंटन देखती हूँ, शूटिंग देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मतलब और भी जो स्पेशली जब मेरा कंट्री रिप्रेज़ेंट करे, तो मैं हर एक गेम देखने की कोशिश करती हूँ। तो आप सामान्य परिवार से जो बच्चे आते हैं तो उनको क्या आप बोलना चाहती हैं, कैसे वो अपने सपनों को जिएं, जैसे आपने अपने सपनों को जिंदा रखा और आप उस मुकाम तक पहुंची, पद्मश्री खेल रत्न से सम्मानित हैं आप, और मतलब आप पहली महिला हैं भारत की जो जिम्नास्ट से ओलंपिक पे गई, तो क्या आप उन सामान्य परिवार की बच्चियों को कहना चाहती हैं? देखिए, मुझे हमेशा ऐसा लगता है फैमिली सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सामान्य परिवार से, जैसे मिडिल क्लास फैमिली से जो आते हैं, वही बहुत मेहनत करते हैं और थोड़ा-सा हार्ड वर्क भी करते हैं। वैसे नहीं बोल रही कि हाई क्लास सब करते हैं, बट हाँ, वो थोड़ा जुनून रहता है, कि मैं भी खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। जो लोग आते हैं सबको पहला तो होता है कि वो लोगों को जॉब मिल जाए, थोड़ा-सा, क्योंकि स्पोर्ट्स में इक्विपमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं, डाइटिंग का होता है, एक फाइनेंशियली बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली सबकी, स्पेशली गर्ल्स की होती है कि मुझे थोड़ा-सा एक जॉब मिल जाए, एक अच्छा सेटल हो जाऊँ मैं। हाँ, बट मुझे अभी के टाइम पे ऐसा लगता है, ऑब्वियसली जॉब तो मिलना ही चाहिए, बट साथ में सबको भूख है कि नहीं, हमें भी मेडल जीतना है और हमें भी कंट्री के लिए मेडल जीतने हैं। जैसे आपकी
सिर्फ़ फाउंडेशन है आपकी गर्ल्स की, मतलब महिला के ऊपर, तो मैं चाहती हूँ बोलना कि अभी महिलाएँ कहीं पीछे नहीं है। हम लास्ट पेरिस ओलंपिक में देखा जैसे 50% मेल, 50% फीमेल थे, और अगर परफ़ॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो फीमेल का बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस अपग्रेड दिखा रहे हैं, जो हमने देखा बहुत सारे 4th फिनिश किया, मेल से फीमेल ज़्यादा। और मुझे लगता है फीमेल ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, कहीं लड़कियाँ कहीं पीछे नहीं है, जो बातें सुन-सुन के थक जाते थे हम। बट अभी हाँ, लड़कियाँ बहुत हार्ड वर्क करें, और एक टाइम आएगा कि लड़कियाँ पूरा अ, मतलब कहीं कोई नहीं बोल पाएगा कि लड़कियाँ पीछे नहीं कर पाए। बिल्कुल। डेफ़िनेटली ये तो हमें भी लगता है स्त्री इंडिया स्पोर्ट फाउंडेशन को, और हम सभी लोगों को लगता है, ख़ास तौर से महिलाओं को। और ये आप देखेंगे तो लास्ट ईयर जो ओलंपिक में मेडल है, उसमें गर्ल्स के ही मेडल्स ज़्यादा हैं। तो वो उसी बात का सबूत है, और जितने रिज़ल्ट्स भी होते हैं पढ़ाई में भी, वो गर्ल्स के बॉयज़ के कंपैरिज़न में नो ऑफेंस बहुत बेहतर होता है, बहुत बेहतर होते हैं। और आप 12th और 10th के ही एग्ज़ाम देख लीजिए। तो उसका सीधा-सीधा वो उदाहरण है कि लड़कियाँ मेहनती होती ही हैं। कोई ऐसा पल है जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ़ का बहुत लोएस्ट पल रहा ज़िंदगी में, जहाँ से आपको फिर एक प्रेरणा मिली? देखिए, लाइफ में स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ कभी भी ईज़ी नहीं होती, बहुत टफ होती है। मेरे 2-2 सर्जरी हुआ एसीएल। पहले वाला तो ठीक है, मैं मान लिया था हो गया। सेकंड टाइम फिर से हुआ एसीएल। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो ऐसे पीरियड के टाइम हुआ था जैसे टोक्यो ओलंपिक से क्वालीफाई था, जस्ट 6 मंथ बैक पहले था। मेरा तो ऐसा था कि अभी ये टाइम भी, क्योंकि लोग बहुत मेहनत करते हैं 4 साल के लिए क्वालीफाई करने के लिए, तब टूटा। फिर मुझे वहाँ से फिर उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा सस्पेंशन लगा था, जो मुझे भी नहीं पता बॉडी में कैसे। उससे मुझे सीखने को मिला कि अ, आप हमेशा मेहनत करो, सच्चाई के साथ, तो आप पीछे नहीं मुड़ोगे। उसके बाद जब मुझे एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला, वो उसका जो खुशी हुई ना, क्योंकि इतने सारे दुखी के बाद जब हिस्टोरिक गोल्ड मेडल आया एशियन पे, तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि देखिए मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी एशियन कंट्री में वॉल्टिंग में नंबर 1 में रहूँगी, और मैं 2 सर्जरी के बाद वॉल्टिंग जैसे इवेंट में, बट फाइनली वो गोल्ड आया। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, वो बहुत हिस्टोरिक मोमेंट था पूरे इंडियन जिम्नास्टिक के लिए। बस यही कहूँगी कि हर एक लोगों को जब भी खराब होते हारना नहीं चाहिए, सच्चाई के साथ चलना चाहिए, तो वो कभी नहीं हारेगा। तो कोई भी जो प्लेयर होता है, जैसे अभी कुछ इंटरव्यू हमारे हुए हैं लास्ट 1-2 दिन में, तो हमने लगभग कई लोगों से बात करी है, तो सभी लोगों ने कहीं न कहीं इंजरी और रिहैब जो उनका है, वो उनका लोएस्ट मोमेंट होता है, एंड उससे कमबैक करना बहुत टफ होता है। तो उस टाइम पे क्या ऐसा मेंटल स्ट्रेंथनिंग, क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको फिर से खड़ा करती हैं? बिकॉज़ नवरात्रि के दिन हैं, तो डेफ़िनेटली शक्ति, साहस और वो मैच्योरिटी कैसे लेके आ पाता है एक स्पोर्ट्स पर्सन अपने अंदर? देखिए, एक स्पोर्ट्स पर्सन, स्पेशली लड़कियाँ, दुर्गा माँ आने वाली है। आज महालया शुरू हो गया, बंगाली का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, और मैं खुद बंगाली हूँ। मेरे घर में दुर्गा पूजा होते हैं। मैं ये बोलती हूँ, दुर्गा माँ जैसे हार नहीं मानते थे, वैसे लड़की लोगों के अंदर भी बहुत हिम्मत, ताकत होती है लड़ने की हर चीज़ की। जितना भी इंजरी हो जाए, जितना भी वो मतलब बड़ा से बड़ा इंजरी हो जाए, बट उसको तभी देते हैं जब वो झेल पाते। उनकी मेंटल स्ट्रेंथ, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग कभी-कभी देखा जाते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ है बट मेंटली वीक है। बट वो उस टाइम उनको इतना पावर देते हैं भगवान, ऊपर वाले जो बैठे हैं, कि उसके साथ लड़े, और जो उसके साथ लड़ गए वही जीत जाते हैं, वही चैंपियन बनते हैं। तो कोई ऐसे 5 टिप्स मेंटल स्ट्रेंथनिंग के लिए जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं, खास तौर से अपनी बट गर्ल? हाँ, मैं एक पहले बोलूँगी कि अपने आप से हार नहीं मानने का। कभी हाँ, कभी हम हारते हैं, क्योंकि हमेशा कभी लोग जीत नहीं पाते। हारने के बाद जीतने की मज़ा ही कुछ अलग होती है। सेकंड थिंग मैं बोलूँगी, अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अ
जितने भी बड़े एथलीट हैं, जितने भी बड़े बिज़नेसमैन हैं, जितने भी बड़े-बड़े हाई प्रोफाइल है, इनकी भी लाइफ कहीं इतनी ईज़ी नहीं थी। हर एक लोगों की लाइफ बहुत स्ट्रगल रही। वो लोग भी जीते, उनकी स्टोरी सुन के अपने आप को मोटिवेशन करना चाहिए कि नहीं, हम भी कर सकते, हम नहीं हार सकते। आजकल मैं देखती हूँ छोटे-छोटे यंग एज वाले थोड़ा-सा डिप्रेशन चले जाते हैं, ये नहीं हो रहे, वो नहीं रहे। उस टाइम तो बिल्कुल नहीं हारना चाहिए। वो उस टाइम तो हमारी उठने की टाइम है, उड़ने की टाइम है उस टाइम। अगर उस टाइम ही हम बैठ गए, रो पड़े, तो हम कभी नहीं आगे बढ़ पाएँगे। अपने आप के ऊपर भरोसा रखना है और बस भगवान के ऊपर भरोसा रखना है, तो ज़रूर आप आगे बढ़ोगे, कभी नहीं हारोगे। मेंटल से क्या, दुनिया से नहीं हार सकते। तो ये तो आपको क्या लगता है कि इस उस टाइम पे परिवार और दोस्तों का कितना सपोर्ट आवश्यक होता है? और भगवान पे भरोसा तो एक बात हो गई, लेकिन क्या आपको लगता है कि परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है परिवार का सपोर्ट, क्योंकि आपको पूरे टाइम इनके साथ रहे तो पेरेंट्स, मम्मी-पापा, सिस्टर्स, ब्रदर जो भी रहते हैं, पूरे परिवार, क्योंकि कोई भी छोड़ दे, परिवार कभी नहीं छोड़ते। वो हमेशा खड़ा होते हैं साथ में। तो उनको उसके साथ मतलब अच्छे से उनको साथ देना चाहिए, समझाना चाहिए, अ, पॉज़िटिव वाइब्स देना चाहिए कि नहीं, आप कर सकते हो, करना चाहिए, क्योंकि बिना परिवार के कुछ सवाल कुछ भी अच्छे से नहीं हो सकते। आपके लिए कौन बहुत सपोर्टिव था आपके परिवार में? अगर मैं पूछूँ? ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स, पापा-मम्मी दोनों थे, मेरी सिस्टर, बड़ी बहन। हमेशा जितने कभी जब भी मैं जीती हूँ, मैं शायद बहुत ही कम बार लाइफ में 4th प्लेस मैंने बहुत ज़्यादा टाइम अ, मिला मुझे। हमेशा बोलती थी कि कोई बात नहीं, आज नहीं हो तो कल होगा, और मेहनत करो और देखो कैसे लाना है, किस चीज़ में प्रॉब्लम है। और स्पेशली मेरे कोच सर, नंदी सर, अगर वो नहीं होती, शायद आज दीपा दीपा नहीं बन पाती। तो प्रेरणा अगर आपके जीवन का मैं पूछूं कि कोई ऐसी महिला जो जिसने आपको प्रेरणा दी हो अपने जीवन में मेरी जिस माँ। अच्छा आपकी माँ तो क्या करती है आपकी माँ कुछ बताइए अपनी माँ के बारे में। माँ हमेशा की मेरी माँ हाउसवाइफ है। बहुत बहुत मेहनती हार्ड वर्कर है। मैं उनको देख के ही लाइफ में जितने भी अभी सीख रही हूँ, आगे भी सीखी। वो हमेशा हमेशा इतने मुश्किल टाइम हमारी लाइफ में गया, हमेशा बोलता था, "बेटा सच्चाई की दिया कभी नहीं बुझती है। हाँ, धीरे-धीरे जलती है थोड़े टाइम के लिए, बट वो बुझती नहीं है। बट तुम सिर्फ मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, ज़रूर तुम सफल होगे।" तो आपकी माँ जो हाउसवाइफ है अभी आप अपनी माताजी के साथ रहती हैं? हाँ, मैं अपनी माताजी के साथ ही रही, मैं अगरतला पे हूँ। अच्छा, अगरतला पे। तो और कुछ बताइए अपने कोच साहब के बारे में कैसे वो आपको जिम्नास्ट में लेके आए? कैसे उन्होंने ट्रेन करा? कुछ थोड़े मेरा पहला कोर्स था मैडम शोमा नंदी मैडम, विवेकानंद ब्यामगर में। फिर मेरे एक नॉर्थ ईस्ट में मेडल आने के बाद मेरे कोच जो है लास्ट में 23 इयर्स जिनके पास कंटिन्यू ट्रेनिंग किया, कोच विश्वेश्वर नंदी सर, इनके पास फिर धीरे-धीरे शुरुआत हुआ। देखिए पहले कुछ भी नहीं था लाइफ में, मतलब एक-एक ट्यूबलाइट था, छोटा-छोटा ट्यूबलाइट था, लाइट जाता था, ऐसे ट्रेनिंग करते थे हम। तो सर हमेशा बोलते थे कि बेटा जो नहीं है उस चीज़ की शिकायत करके कोई फ़ायदा नहीं। जो है इसको लेके बात करो, जो है तुम उसमें काम करो, तो शायद तुम बस उसी जो नहीं है उसको क्या ही बताओ, जो है उसमें ही काम करते। बस ऐगे ऐसे आगे बढ़ते गए, फिर धीरे-धीरे नेशनल कैंप में जॉइन किया। 2009 पे, फिर 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स फाइनल पहुँची थी मैं, एशियन गेम्स में फाइनल पहुँची। फिर बोलते थे कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, लड़कियाँ कैंप में आती सिर्फ खाना खाने और बस घूमने-फिरने, तो बहुत बुरा लगा था। एक फॉरेन कोच आए थे उस टाइम, तो उन्होंने बताया कि इंडियन जिम्नास्टिक में बॉयज़ को, फिर हमने सर को बोला, "सर आप बताइए क्या करना है?" आप जो बताएँगे वही करेंगे, हमें सिर्फ मेडल लाना है। नेक्स्ट 2014 के टारगेट लेके चले, फिर तभी हमने प्रोदनोवा चूज़ किया। सर ने बोला, "बेटा तू इवॉल्व कर, तू कर सकते है।" बस मैंने बोला, "सर आपको बताइए क्या करना है हमें मेडल के लिए?" बस धीरे-धीरे वो चलते गए। 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप मेडल, एशियन चैंपियनशिप, फिर रियो ओलंपिक और 2015 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में पहली कोई लेडी फाइनल पहुंची थी इंडिया में, और वो मैं थी, और मुझे एक वर्ल्ड क्लास पिन भी मिला था। तो उसके बाद रियो ओलंपिक, फिर वर्ल्ड कप, गोल्ड, ब्रॉन्ज, धीरे-धीरे चलता गया और एक जिम्नास्टिक का स्टेप बाय स्टेप चलता गया। तो हाई मोमेंट क्या है आपकी लाइफ का जो आपको लगता हो कि ये इट्स अ वाओ मोमेंट ऑफ माय लाइफ ये कभी नहीं आ सकता? ऑब्वियसली ओलंपिक्स फाइनल, 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स फाइनल, क्योंकि वो कभी नहीं आ सकता वापस। हुँ।
एक बात बताइए, जैसे समाज समाज में परिवार को लेकर चलना, समाज को लेकर चलना, फिर परिवार, फिर पढ़ाई, फिर खेल के साथ सामंजस्य बैठाना कितना मुश्किल है दीपा कर्माकर के लिए था। देखिए, मेरे लिए बिल्कुल नहीं था ज़्यादा मुश्किल, मेरे पापा खुद एक स्पोर्ट्स एथलीट स्पोर्ट्स थे। मतलब पहले ऐसा नहीं था कि लड़कियाँ नहीं करो, 10th 9th-10th आ रहे, बोर्ड आ गई, मत जाओ, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे फैमिली। हाँ, एक टाइम के बाद इंजरी के बाद बहुत फेस करना पड़ा। उसके अलावा मेरे कारण सारे लोग हेल्पफुल थे, पापा, मम्मी, दीदी, मेरे कोच सर, मतलब सब लोग बूस्ट अप करते थे कि नहीं। हाँ, मैंने देखा बहुत लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है बोर्ड में। बोर्ड का एग्ज़ाम जब चलता है, तो वो नहीं जाने देते, ट्यूशन रहते हैं। फिर एक टाइम के बाद शादी की बात आती है, लड़के लोगों की शादी कर लो, बट ये सब चीज़ कभी मुझे फेस नहीं करना पड़ा। मतलब पहले कभी नहीं करना पड़ता था, जब मैं ट्रेनिंग में थी, जब मैं स्पोर्ट्स में थी, जब मैं खेलती थी, बस अपने आप खेलो और जो आगे करना है वही करो। तो जिम्नास्ट में आना आपका सपना था या वेट लिफ्टर नहीं, पिताजी पेरेंट्स का। ने डाला? आपके पिताजी का या दोनों हाँ, माता का? दोनों मिलके ही। अच्छा, दोनों मिलके। तो वो चाहते थे आप जिम्नास्ट में आए? हाँ, वो चाहते थे, हम एक्चुअली हम 2 बहन हैं, वो चाहते थे एक तो एथलीट बने, तो बस मुझे डाला। अच्छा, अरे! तो मतलब उनका काफ़ी सपोर्ट रहा आपको हमेशा। हाँ, बहुत सपोर्ट है। अच्छा, कभी कहीं से मतलब किसी से बाहर से या घर से किसी ने आपके फ्लैट पैर जो आपका फ्लैट पैर है, उसके लिए बोला किसी ने कुछ आपने कभी कुछ सुना कि नहीं आप नहीं कर पाओगी या नहीं हाँ, इतने मैं फ्लैट फुटेड था, तो एक बार मैं ट्रायल्स देने गई थी, तो उन्होंने तब बताया था कि अ, फ्लैट फुटेड है क्योंकि वो जिम्नास्टिक के लिए नहीं है, जिम्नास्टिक रनिंग मूवमेंट है पैरों का, तो अच्छा नहीं होगा, तो मुझे इसीलिए उसमें लिया नहीं था, बट मेरे कोच सर ने बोला, मैं देखती हूँ उसको कैसे कर सकते। फिर फाइनली मेरा कर्व है और मैं उसी इवेंट में स्पेशलिस्ट बनी जो वॉल्टिंग, रनिंग का है, जंपिंग का है। तो देखिए, अगर वही चीज़ अगर करने की मन है तो कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, किस्मत का कितना आपको लगता है खिलाड़ियों का किस्मत का बड़ा रोल है कि आप बहुत किस्मत को ज़रूरी है। 90% अगर हम मेहनत करते उस दिन के उस टाइम पे 10% अगर भगवान साथ दे तो ही चैंपियन बनते हैं। तो मतलब खिलाड़ी किस्मत को मानते हैं इसका मतलब मेहनत हाँ, ही मैं मानती हूँ ज़्यादा नहीं, 10% बहुत अच्छा। कम, क्योंकि मेहनत भी करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस भी देना पड़ेगा, फिर हम थोड़ा भगवान के बोल देंगे। कितनी सुनी है आपकी भगवान ने अब तक? सुन लेती है कभी-कभी, कभी-कभी ज़्यादा घुमा के सुनती है। अच्छा, तो कोई ऐसा मोमेंट जहाँ आपको लगा हो भगवान ने बहुत ज़्यादा घुमा दिया हो? हाँ, 2016 के बाद भगवान ने बहुत घुमाया, चा 7-8 साल तक एक के बाद एक के बाद एक। वो एग्ज़ाम इतना ले रहा था, ये ले रहा था, बट मुझे भरोसा था कि वो कुछ अच्छा करने वाला है, इसीलिए ले रहा था। उसके बाद फिर जब गोल्ड आया, फिर लगा कि नहीं, इन्होंने इसीलिए ये सब किया कि नहीं, दीपा फिर ऐसे चौड़ा करके सिर उठा के चले कि नहीं, आई एम अ फर्स्ट लेडी ऑफ एशियन चैंपियन गोल्ड मेडल। तो वो 7-8 साल इतने ही खुश थे, जॉली या वो लो था और नहीं, मैं रोती भी हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी, मेरे अंदर भी खून है, मैं रोती भी हूँ। फिर मैं गुस्सा भी करती हूँ, मेरा बहुत गुस्सा है। फिर मैं हँसती भी हूँ, ऐसी ही हूँ मैं। तो कैसे कम आउट करते हैं जब आपको लगता है कि नहीं आपको बहुत गुस्सा आता है तो फिर कैसे कम आउट करती है? क्या सपोर्ट लेती हैं आप उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए? देखिए, मुझे जब गुस्सा आता है, स्पेशली मैंने जो देखा, पहले तो इतना ऑब्ज़र्व नहीं करती थी, बाद में जब ऑब्ज़र्व करने लगी मैं कपड़े धोने चली जाती हूँ, मुझे गुस्सा खत्म हो जाती है। मैं कुछ खा लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा उस टाइम मतलब क्रेविंगनेस कुछ भी, तो फिर मैं सो जाती हूँ, फिर मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता है, फ्रेश होके मैं फिर धीरे से। अच्छा, तो ये अच्छा तरीका है कपड़े धोने का मतलब सारा गुस्सा कपड़े पे निकालिए। एक जिम्नास्टिक में किसी भी प्लेयर को, किसी भी एथलीट को आने के लिए डाइट का कितना रोल है? डाइट और एट द सेम टाइम क्या मेंटलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं मेंटलिस्ट के सपोर्ट का कोई सिस्टम आपको ज़रूरत पड़ती है? फिजियो की कितनी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है? और डायटीशियन की कितनी ज़रूरत पड़ती है टू देखिए, नॉट ओनली जिम्नास्ट, हर एक एथलीट को अगर परफॉर्मेंस के साथ डाइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और फिजियो तो पार्ट ऑफ हो गया। अगर इक्विपमेंट चाहिए तो फिजियो भी इतना ही चाहिए, और साथ में सब कुछ, क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन तभी चैंपियन बन सकते हैं जब एक टीम वर्क के काम होते, सब एक साथ आते, क्योंकि वो अकेले परफॉर्मेंस नहीं, उसको डाइट भी चाहिए, और अच्छा वाला डाइट कौन
इसमें सब अच्छा है, कुछ गलत नहीं है, वो भी देखना पड़ेगा। क्योंकि एक एथलीट को पता नहीं होगा कि इसमें क्या है, क्या नहीं। वो कैसे पता होगा? वो तो खेलती सिर्फ उसको, तो उसके साथ साइकोलॉजिस्ट चाहिए मेंटल को बूस्ट अप करने, उसके साथ फिजियो चाहिए, उसके साथ फैमिली सपोर्ट चाहिए, इसके साथ फाइनेंशियली सपोर्ट भी चाहिए। तो तभी एक एथलीट चैंपियन बन सकता है। तो आपको लगता है अभी हिंदुस्तान में हम लोग इतने अवेयर हैं, भारत में इतनी अवेयरनेस है कि हमें ये सब सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं, या अभी हाँ। इसमें और वक्त लगेगा? नहीं, डे बाय डे बहुत हो रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले टाइम और होंगे। डे बाय डे बहुत पहले तो पता ही नहीं था लोगों को फिजियो क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से 7-8 साल 10 साल पहले देखो तो। बट अभी लोगों को पता है जे नहीं, फिजियो, साइकोलॉजिस्ट, डायटीशियन, वो सब इतने इम्पोर्टेंट होते हैं। मुझे लगता है आने वाले टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएँगे। क्या ग्रामीण ठीक है, ये शहरों में तो बच्चे अफोर्ड कर पाते हैं, या उनके पेरेंट्स, क्योंकि उनको पता है कि ठीक है, अगर हमारा बच्चा नेशनल खेल गया है या कॉमनवेल्थ चला गया है या एशियाई खेलों में जा रहा है, तो ये सब सुविधाएं उसको देनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं उसको सरकार की जो मुहिम और व्यवस्था है उसकी अवेयरनेस है। बट कस्बों या ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके की जो सुविधाएं हैं वो हैं, और क्या अवेयरनेस है? क्योंकि आप त्रिपुरा से आती हैं और आपने ये सारी जर्नी पार करी है, तो इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, सच में जब हम ग्रास रूट लेवल पे जैसे मतलब लोग जब चैंपियन बनते तब पता चलता है। बिफोर चैंपियन सब कुछ की प्रॉब्लम होती है, तभी उसी टाइम अगर हमें कोई सपोर्ट मिल जाए। सभी खेलो इंडिया स्कीम आया, बहुत मैंने देखा जूनियर बच्चों को एक मंथली पॉकेट मनी मिलते हैं डाइट के लिए, जो भी मतलब मिलते हैं, जो 10,000, बहुत अच्छा वो स्कीम है। मुझे लगता है ऐसे स्कीम अगर और भी कुछ निकले तो और अच्छा होगा, जो पहले नहीं था अभी हुआ। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इतना अच्छा स्कीम निकालने के लिए। और सेकंड थिंग कि हाँ, ग्रास रूट लेवल पे हमें और थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ से अगर हमारी स्ट्रॉन्ग पिलर बनी तभी हमारी ऊपर वाला पार्ट और अच्छा होगा। जैसे कुछ कुछ जैसे कुछ जो दवाइयाँ हैं, जो आपके उसमें अवेयरनेस की लैकिंग की वजह से प्लेयर्स ले लेते हैं, डोपिंग के जैसे कुछ मामले हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए? छोटे शहरों में क्या उसके नॉलेज की कमी है, या बड़े शहरों में वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उन्हें पता है, और देखिए, बड़े छोटे शहर की बात तो मुझे मैं यही बोलूँगी कि एथलीट को हमेशा पता नहीं चलते किस फूड में क्या सब्सटेंस है, तो उनको पता, क्योंकि टाइम के बाद हर टाइम के बाद वो अपग्रेडेड होते हैं और इतना ज़्यादा नहीं पता है। इसीलिए जितने भी एथलीट हैं उनको अवेयरनेस दी जाए कि ये मत खाओ, ये सब्सटेंस है इसमें, तो शायद बच्चे इतना ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे बिना गलती के इसमें फँस फँस जाते हैं। पता ही नहीं चलता इस खाने में क्या है, इसमें क्या है, क्योंकि हम खाना खाते कभी भी इतने सब कुछ खाते हैं, बट हमें पता नहीं होता उसमें क्या होता है। तो इस चीज़ का अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। आपको कभी ऐसा लगा कि अगर आप किसी बड़े शहर में होती या किसी और मेट्रो सिटी में होती तो आप बहुत बेहतर करती? कभी ऐसा एक नहीं, ऐसा कभी लगा ही नहीं मुझे। क्या अभी ऐसा अभी अभी रिलैक्स के लिए क्या करती हैं आप, जब आप इतने बच्चों को ट्रेन करती हैं, जॉब अभी करती तो और ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, क्योंकि जब भी मैं रिलैक्स में होती हूँ, मेरा उनका पूरे वीक का शेड्यूल बनाना पड़ती है। मुझे एक-एक के बारे में थोड़ा मैं जानने की कोशिश करती हूँ, कैसे चल रहे। अभी ऐसा हो गया, पहले तो हाँ, एक टाइम था, शेड्यूल था, सुबह जाना, आना, खाना, रेस्ट करना, फिर ट्रेनिंग। अब तो सुबह जाना, कब आना पता नहीं चलते, फिर आओ, खाना खाओ, रेस्ट की नहीं, इनकी बनाओ, आज का क्या रूटीन बना, आज का क्या, फिर पूरे शेड्यूल, फिर मतलब इवनिंग सेशन का ट्रेनिंग कितना हुआ, डायरी मेंटेन करो, फिर शाम की जाओ, फिर आओ शाम के 8 बजे आके तो सिर्फ कुछ फ्रेश रिफ्रेश पहले। इसीलिए मैंने बोला जब मैं खुद खेलती थी मुझे ऐसा लग रहा थोड़ा-सा अच्छा था, बट नहीं, मैं ये वाले पार्ट को भी बहुत ज़्यादा मैं फ़ील करती हूँ, अच्छा फ़ील करती हूँ, मुझे एन्जॉय से करती हूँ, क्योंकि अगर मन से करेंगे तभी सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो अभी जो हमारी गर्ल चाइल्ड है, उनको कुछ आप मैसेज देना चाहती हैं? बट उनको यही दूँगी कि लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं, अपने आप में हिम्मत रखना चाहिए कि लड़कियाँ कहीं पीछे नहीं हैं, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, एक टाइम आएगा सिर्फ़ बोलेंगे बॉयज़ पीछे हो गए, लड़कियाँ आगे बढ़ गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही प्रेरणादायक आपकी स्टोरी है,
और जितना हँस के, खिलखिला के आपने अपनी जर्नी को बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात हमसे शेयर करी, और जिस तरीके से आपने कॉन्फिडेंस दिखाया और इस बात को बताया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस शहर से हम आते हैं, किस परिवार से हम आते हैं, गाँव से आते हैं या शहर से आते हैं। बस मन में एक जज़्बा होना चाहिए और हम अपनी बुलंदियों तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू मच हमारे पॉडकास्ट का पार्ट बनने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।